प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एग्जाम पॉइंट 7। हिंदी मीडियम में हम लोग एग्जाम पॉइंट को पढ़ रहे हैं। इंग्लिश मीडियम में हमारी 25 एग्जाम पॉइंट आपको सेंड की जा चुकी हैं। जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जो लोग हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, वो भी जल्दी से जुड़ जाएं तो हम उनको जो है एग्जाम पॉइंट सेंड कर देंगे। और जो अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके लिए भी एग्जाम पॉइंट लगातार चल रही है। इंग्लिश के बाद अगर हम हिंदी की बात करें तो एग्ज़ाम पॉइंट नंबर 7 है। और अभी तक हमने जो एग्ज़ाम पॉइंट चर्चा की हैं उसमें से आपके लाइकेन तक के एग्ज़ाम पॉइंट्स हो चुके हैं। आज हम लोग ब्रायोफाइटा का डिस्कस करने वाले हैं, फिर इसके बाद हम लोग टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, ऐसे चैप्टर वाइज हम लोग करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आज ब्रायोफाइटा के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम पॉइंट को यहाँ पे रखा गया है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। पहली एग्जाम पॉइंट जो ब्रायोफाइटा से ली गई है वो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से। यदि हमारे व्हाट्सएप नंबर से आप नहीं जुड़े तो व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाइए, जहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिलता है। रिक्सिया फ्लूटेंस एक जलीय ब्रायोफाइटा होता है। यह तालाबों और झीलों में तैरते हुए पाए जाते हैं। रिक्सिया फ्लूटेंस एक जलीय जो है ब्रायोफाइटा है और यह तालाबों और झीलों में तैरता हुआ पाया जाता है। आप सभी लोग जानते हैं जो ब्रायोफाइटा होते हैं इन्हें उभयचर कहा जाता है। ये पादप जगत के उभयचर है। उभयचर इसलिए कहा जाता है कि ये जनन के लिए जल में जाते हैं, जबकि ये जो है रहते कहाँ पे हैं, तो रहते मृदा पे हैं, यानी मिट्टी पे रहते हैं, टेरेस्टेरियल होते हैं। लेकिन जनन करने के लिए किस पे डिपेंडेंट होते हैं? जल में। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो जलीय होते हैं, जैसे रिक्सिया फ्लूटेंस है, ये जलीय होते हैं और झीलों और तालाबों में तैरते हुए नजर आते हैं। कई बार पूछा गया प्रश्न है, आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं लगातार, कि प्रोफेसर शिवराम कश्यप को भारतीय बायोलॉजी का पिता माना जाता है। भारतीय बायोलॉजी के पिता किसे माना जाता है? शिवराम कश्यप को कहा जाता है। इनका जन्म जो हुआ था, कब हुआ था? 6 नवंबर 1882 को हुआ था। झेलम, पंजाब में एक साहसी सैनिक परिवार में इनका जन्म हुआ था। पारिभाषिक पॉइंट नंबर 3 है, पारिभाषिक शब्द ब्रायोफाइटा का परिवर्तन सर्वप्रथम ब्रान महोदय ने किया था। ब्रान महोदय ने इसे एकाटिलिडनी कहा था। क्या कहा था? याद रखिएगा, ब्रान महोदय ने इसे एकाटिलिडनी कहा था, जिसमें शैवाल, कवक और लाइकेन तथा मांस सम्मिलित किए गए थे। सिम्पर ने ब्रायोफाइटा को पादप के एक प्रभाग के रूप में बताया था। सिम्पर ने ब्रायोफाइटा को पादप के एक प्रभाग के रूप में बता दिया था। कई बार पूछा गया प्रश्न यह भी आपके सामने है, परिमुख दांत किस में पाए जाते हैं? तो आप कहेंगे परिमुख दांत जो हैं ये मॉसेस में पाए जाते हैं। ये बीजाणु विसर्जन में सहायता करते हैं। फ्यूनेरिया में प्रमुख दांत आर्थोडॉन्ट्स टाइप के पाए जाते हैं। फ्यूनेरिया में प्रमुख दांत कैसे पाए जाते हैं? आर्थोडॉन्ट्स प्रकार के पाए जाते हैं। फ्यूनेरिया के संपुटिका में, ठीक है, फ्यूनेरिया के संपुटिका में परिमुख दांत पाए जाते हैं, जिसकी संख्या कितनी होती? कई बार पूछा गया, तो इसकी संख्या होती 32, जो 2 कतारों में पाई जाती। 16 एक कतार में, 16 दूसरी कतार में, तो टोटल 32 पाए जाते हैं। प्रमुख दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। ब्रायोफाइटा समूह के सदस्यों के जीवन चक्र में 2 सुस्पष्ट प्रवस्थाएं पाई जाती हैं। ब्रायोफाइटा समूह के सदस्यों के जीवन चक्र में 2 सुस्पष्ट प्रवस्थाएं पाई जाती हैं, जो एक दूसरे से आकार की लक्षणों में बिल्कुल भिन्न होते हैं। इनमें से एक पीढ़ी, जिसमें युग्मकोद्भिद कहते हैं, अगुणित होता है तथा इनसे युग्मक का निर्माण होता है। युग्मकों के संलयन से दुगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है, ये होता है, होगा, ठीक है, होता है, जो इसकी दूसरी पीढ़ी अर्थात बीजाणुभिद पीढ़ी कहलाती है। इस प्रकार ब्रायोफाइट्स अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को प्रदर्शित करते हैं। ब्रायोफाइटा में क्या पाया जाता है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। आ जाइए यहाँ पे एम्ब्रियोफाइटा। एम्ब्रियोफाइटा के अंतर्गत ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म रखे गए हैं। इनकी मुख्य विशेषताएं कुछ इस प्रकार है। किसकी विशेषता की बात हो रही? एम्ब्रियोफाइटा की, ठीक है। युग्मनज से बहुकोश की बीजाणु जनन का निर्माण होता है, जिसे भ्रूण कहा जाता है। फिर से देखिए, युग्मनज यानी जाइगोट से बहुकोश की मल्टीसेलुलर बीजाणु जनन का निर्माण होता है, जिसे भ्रूण कहा जाता है। इन पादपों के शरीर की सभी कोशिकाओं का एक जैसा कार्य नहीं होता। इन पादपों की शरीर की सभी कोशिकाओं का एक जैसा कार्य नहीं होता, यानी कार्य का विभाजन पाया जाता है। लैंगिक अंग बहुकोशिकीय होते हैं तथा युग्मक सदैव बंद कोशिकाओं से ढके रहते हैं। ठीक, इधर आ जाइए, इधर आएंगे। पीढ़ी एकांतरण स्पष्ट होता है। पीढ़ी एकांतरण कैसा पाया जाता है? स्पष्ट रूप से पाया जाता है।
अगली पॉइंट नंबर 7 आपकी है। पहले तो आप चैनल पे अगर नए हैं और पहली बार देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके मस्तिष्क में उठने वाले सभी प्रश्न एग्जाम पॉइंट में लिखे गए हैं जो ब्रायोफाइटा से लिखे जाएंगे, इसीलिए हम कहीं पे भी आपको टाइम टेकन पता चला जो बातें मैं बार बार रिपीट आपको बता रहा हूँ वही बातें आपको आगे फिर लिखा हुआ फिर वही रिपीट बताऊँ, तो इस तरह से आपका समय जाता है। मेरा ऐसा मानना है कि आप सब लोग जो लोग भी यह वीडियो देख रहे हैं वो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपने विषय में मास्टर डिग्री हासिल ना किया हो। अगर आपके पास मास्टर डिग्री नहीं होगी तो बैचलर डिग्री 100% होगी, वरना आप यह वीडियो नहीं देखेंगे। क्योंकि आप टीएचटी पीएचडी का फॉर्म नहीं डालेंगे तो आपको इस वीडियो की कोई नेसेसिटी नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आपका समय जैसा मैं सोचता हूँ, जिस हिसाब से मैं अपने वीडियो की स्पीड को मेंटेन करके चलता हूँ, मेरा ऐसा मानना है कि आपको खुद इस बात का नॉलेज होना चाहिए कि हम आपके साथ समय बर्बाद ना करें। आपको उतनी ही चीज़ें कम समय में हम प्रोवाइड कराएं जिस जो आपके लिए वैल्यू एडिंग हो। हम अगर कोशिश ये करें, पता चला ब्रायोफाइटा ये होता है, ब्रायोफाइटा वो होता है, ब्रायोफाइटा ऐसा होता है, पानी में पाया जाता, छोटा होता, बड़ा होता, वगैरह वगैरह, पता चला कि हम आधा घंटा उस पर लेक्चर दे दिए और उस आधे घंटे के लेक्चर के बाद पता चला कि आगे वही सारी पॉइंट लिखी गई हैं। फिर वहाँ पे मैं पहुँच के फिर वही पॉइंट में बार बार दोहरा रहा हूँ। इससे होगा कुछ नहीं, वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी, आपको लगेगा बहुत बड़ा वीडियो है, एकदम हमको याद करा दिया गया। ये याद तब तक रहेगा जब तक हम वीडियो बनाएंगे। जैसे वीडियो बंद होगा आप बाद में रिकॉल करेंगे, आपको भूल जाएगा। क्योंकि यहाँ सेल्फ स्टडी की बहुत आवश्यकता है, तो ये पीडीएफ आपको दिया जाता है, आप पीडीएफ पढ़ लिया करेंगे तो आपको ये अपने आप स्वतः याद हो जाएगा। कोई बहुत कठिन नहीं है, जटिल नहीं है, और इसे बस एक बार रिवीजन करने की आवश्यकता है। और एक बात और बता दें, जितनी बार आप इसको रिवीजन करेंगे, जितनी बार पढ़ेंगे, वो आपके कॉन्सेप्ट में आता जाएगा। कोई जटिलता की चीज़ें जब आएंगी तो वहाँ पे हम खुद ही कोशिश करते हैं कि आपको उसे सरल करके बता दें। और एग्जाम पॉइंट उन्हीं चीज़ों का कलेक्शन है, चाहे वो एनसीईआरटी से, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, चाहे डिस्क्रिप्शन के क्वेश्चन पेपर से, जो परीक्षा की पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे कोई भी पॉइंट, कोई भी शब्द ऐसा नहीं लिखा गया जो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं। अतः आप बहुत केयरफुली यहाँ पे सुने। सभी मित्रों से हम कह रहे हैं, जितने भी देख रहे हैं सभी मित्रों से एक ही निवेदन है कि बहुत केयरफुली आप हमारी बातों को सुना करें और कोशिश किया करिए कि जब वीडियो का पीडीएफ आपको मिले तो आप एक बार अवश्य उसे पढ़ लिया करिए। हमें उसे छांटने में, टाइप करने में, टाइप करवाने में बहुत वक्त लगता है, लेकिन उसे आपको पढ़ने में मुश्किल से 20 से 25 मिनट लगेगा। जब आप 20-25 मिनट उसे देंगे और 20-25 मिनट का वीडियो देखेंगे तो भरोसे से कह सकता हूँ कि जिस उम्मीद और जिस विश्वास के लिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ वह उम्मीद, वह विश्वास सफल होता हुआ नजर आएगा। तो इस भरोसे से मैं करता हूं कि आपको इसकी बेनिफिट मिल सके, इसी उद्देश्य और विश्वास से किया जाता है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा। कुछ लोग हमारे साथ पेड बैच में जुड़े हैं, उन्होंने मैक्सिमम फीस दो लोग ऐसे हैं जिन्होंने मैक्सिमम फीस दी है 1,000 रुपये। बाकी सब लोग जो मैक्सिमम दिए हैं 700, उसके बाद के लोग सभी लोग 500 के इर्द गिर्द के हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो फ्रीली हैं, मतलब 99 रुपये वाले हैं सिर्फ बैच के सब्सक्रिप्शन। लेकिन उसके बावजूद आपको पीडीएफ सबको दिया जाता है। उन दोनों लोगों को भी ध्यान में हम रखें, जो जिन्होंने पूरे पैसे दिए थे उनका दिल से अभिवादन आज भी मैं करता हूं, जो 700 दिए उनका भी अभिवादन है। और उस समय आपने सपोर्ट किया और हम सहारा जुटा करके आपके लिए काम अभी भी कर रहे हैं, उसी पैसे की टाइपिंग हो रही है। मैं बार बार इस बात को कहता रहता हूं और आपका मैं एहसानमंद हूं कि आपने मुझे करने का साहस दिया है। अब मेरा हर बार ये दायित्व होता है कि मैं आपको ऐसी चीज़ें दे पाऊँ जिससे आपको इसका लाभ मिल पाए और आपके पैसे की कीमत हम आपको चुका पाएँ। इसलिए आप मेरी बात को, बहुत कम समय में हम वीडियो की लेंथ को रखना चाहते हैं। प्रैक्टिस पेपर आपका चल रहा है, प्रैक्टिस पेपर में एंजियोस्पर्म आपका ख़त्म होने जा रहा है। फंजाई का वीडियो आपको नोट्स का पड़ चुका है, एलगी का नोट्स आपको भेजा जा चुका है। अब आपको ये एग्जाम पॉइंट भेजी जा रही, टेरिडोफाइटा कल आपको भेजा जाएगा। जूलॉजी कंप्लीट हो चुका है, जूलॉजी के कुछ पॉइंट बचे हुए हैं, स्केलेटल सिस्टम बचा हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट वो बचा है। इसमें भी हम लोग टाइपिंग की अगर हम बात करें तो हम लोग एंजियोस्पर्म की जो है वहाँ पे पहुँच चुके हैं। बहुत जल्दी टाइपिंग आपका वो नोट्स मिल जाएगा। कहने का अर्थ है कि अगर हम बात करें तो सारी चीज़ें हमारी पैटर्न पे हैं, बहुत तेज़ी से आगे हम बढ़ रहे हैं और आपको इसका लाभ मिलेगा। इस 2 मिनट के लिए आपने हमें ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आपका शुक्रिया। आप पॉइंट पे आ जाइए, बातें नहीं करेंगे और तेज़ी से चलेंगे। यदि आप नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें, इसका आपको भी लाभ होगा, हमें भी लाभ होगा। ठीक है,
अब मेरी बात को सुनिए और प्रश्नों को हल करते हुए चलिए। रिक्सिया और मार्केंसिया ब्रायोफाइटा समूह के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इनकी युग्मकोद्भिद यानी गैमीटोफाइट अवस्था, युग्मकोद्भिद मतलब गैमीटोफाइट अवस्था जो होती है प्रवस्था, अधिक सुस्पष्ट होती है, दीर्घकालीन होती है, मुक्त शाखित होती है और हरित होती है यानी हरे होते हैं। गैमीटोफाइट कैसे होते हैं? हरे होते हैं। जबकि बीजाणुद्भिद, इसे स्पोरोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पोरोफाइट। बीजाणुद्भिद मतलब स्पोरोफाइट, गैमीटोफिद मतलब गैमीटोफाइट, युग्मकोद्भिद मतलब गैमीटोफाइट। जो स्पोरोफाइट है पूर्ण रूप से युग्मकोद्भिद पर आश्रित रहते हैं और अल्पजीवी, यानी जो स्पोरोफाइट सभी पौधों में स्पोरोफाइट दीर्घजीवी होता है, यहाँ पे अल्पजीवी है। रिक्सिया पर्सोनाई के बीजाणु चतुष्क में बीजाणुओं की व्यवस्था द्विपार्श्वी होती है, जो कि एक ही समय में विभाजन से बने होते हैं। एक ही समय के विभाजन से क्या होते हैं? प्रिपेयर होते हैं। रिक्सिया एक साधारण लिवरवर्ट है। रिक्सिया एक साधारण लिवरवर्ट है जो उपजगत इम्ब्रियोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। ब्रायोफाइटा का सदस्य होता है। रिक्सिया के युग्मनज में कोई विभाजन के पश्चात बने भ्रूण से एंडोथीसिया की कोशिकाएं जल्दी जल्दी विभाजित होकर के बड़ी संख्या में स्पोरोजिनस कोशिका का निर्माण करती हैं। इस विभाजन के दौरान कभी कभी कुछ बंध कोशिकाएं भी बनती हैं, जिन्हें नर्स कोशिका कहा जाता है। इनका कोशिका द्रव्य रिक्तिका युक्त होता है। ये विकसित होने वाले स्पोरोफाइट को पोषण प्रदान करती हैं। विकसित होने वाले स्पोरोफाइट को पोषण प्रदान करती हैं, ठीक। सुकाय ऐसे पादप शरीर को कहते हैं। सुकाय ऐसे पादप शरीर को कहते हैं जिसमें जड़, यानी सुकाय मतलब थैलस, ठीक है। थैलस ऐसे को कहते हैं जिसमें जड़, तना, पत्ती यानी रूट, स्टेम, लीफ डेवलप नहीं होते यानी विकसित नहीं होते हैं। उदाहरण है शैवाल, कवक और ब्रायोफाइटा। लेकिन ब्रायोफाइटा में रूट, स्टेम, लीफ जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, जैसे राइजॉइड आप कहते हैं, लीफ जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये पाई जाती हैं, ठीक। यहाँ पाई जाए। रिक्सिया एवं मार्केंसिया ब्रायोफाइटा वर्ग के सदस्य हैं। रिक्सिया और मार्केंसिया किसके सदस्य हैं? ब्रायोफाइटा वर्ग के सदस्य हैं। इनमें सुकाय के ऊपरी भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। जो सुकाय होता है यानी जो थैलस होता है, थैलस के ऊपरी भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है? संपन्न होती है। और प्रकाश संश्लेषण सबको ज्ञात है, मुझे पता है, ठीक। जबकि निचले भाग में खाद्य संग्रह होता है, यानी ऊपर प्रकाश संश्लेषण हो रहा है और निचले भाग में भोजन का संचय होता है। अब आपको कमेंट करके बताना, मैंने प्रैक्टिस पेपर में आपसे बताया था ब्रायोफाइटा अपना भोजन किस रूप में स्टोर करता। ब्रायोफाइटा का प्रैक्टिस पेपर हो चुका है, आप सब लोग देख चुके होंगे, मुझे भरोसा है इस बात का। तो आपको बताना है ब्रायोफाइटा अपना भोजन किस रूप में स्टोर करता है, इस बात को आपको हमें कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलिए, ब्रायोफाइटा पौधों को उभयचर माना जाता है। ब्रायोफाइटा पौधों को क्या माना जाता है? उभयचर। मैंने स्टार्टिंग में ये बात बताई थी आपको, देखिए वही चीज़ें यहाँ पे रिपीट हो गई। मैं कह रहा हूँ ना, जो चीज़ें मैं शुरुआत में अगर मैं बोल भी दिया तो वो चीज़ें आपको प्रश्नों के रूप में रिपीट होंगी। इसी कारण मैं किसी भी प्रश्न पे ज़्यादा टाइम टेकन नहीं करना चाहता, क्योंकि वो सभी चीज़ें मैंने लिख दिया जो इम्पोर्टेंट मुझे लगता है। अतः इन्हें पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है। क्यों उभयचर माना जाता है? क्यों? इन पौधों को जीवन चक्र पूरा करने में जली और स्थली दोनों भागों की आवश्यकता होती, मैंने यही बताया था आपसे। उसके बाद देखिए, एक प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। डाप्सोनिया एक विशालतम ब्रायोफाइटा है जिसकी ऊंचाई 70 सेंटीमीटर तक होती है। बाकी ब्रायोफाइटा बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। फ्यूनेरिया में बहुकोशिकीय तिरछे पट्टयुक्त मूलाभास, यानी मूलाभास को क्या कहा जाता है? राइजॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? मूलाभास को राइजॉइड कहा जाता है। तो राइजॉइड पाए जाते हैं। मूलाभास जड़ के समान संरचनाएं होती हैं जो पौधों को जल भूमि में स्थिर रखती हैं तथा खनिज और जल का अवशोषण करती हैं। खनिज और जल का क्या करती हैं? अवशोषण करती हैं। आर, देखिए वैज्ञानिक का नाम है आर हिमालयंसिस, रिक्सिया हिमालयंसिस एक लिंगाश्रयी जाति है। रिक्सिया हिमालयंसिस एक लिंगाश्रयी जाति है। इसमें नर और मादा जन्नांग अलग अलग थैलस पर उत्पन्न होते हैं। रिक्सिया के पुमड़ु दो कशाभिकी होते हैं। ये मुड़े हुए तथा लंबे आकार के होते हैं। ब्रायोफाइटा को शैवाल से पृथक किया जाता है। किया जा सकता क्योंकि इनमें आर्चिगोनिया के बाहर बंद कोशिकाएं होती हैं। आर्चिगोनिया मादा जनन अंग है। शैवालों में जनन अंगों के बाहर बंद खोल नहीं
होती है, जननांगों में बंद खोल नहीं होती है। ब्रायोफाइटा में बीजाणुद्भिद, ब्रायोफाइटा में बीजाणुद्भिद यानी स्पोरोफाइट, ठीक है, स्पोरोफाइट अवस्था में डिप्लॉयड होती है। बीजाणुद्भिद अवस्था कैसी होती है? डिप्लॉयड होती है। युग्मकोद्भिद अवस्था अगुणित होती है। जो इसका जाइगोटिक अवस्था होती है, गैमीटोफाइट अवस्था, वो कैसी होती है? अगुणित होती है। इसका अंतिम कोशिका युग्म होता है। अगुणित युग्मकों के मिलने से जाइगोट बनता है जो दुगुणित होती हैं, तथा वही बीजाणुद्भिद अवस्था की प्रथम कोशिका होती है। ब्रायोफाइटा में युग्मकोद्भिद मुख्य पौधा होता है जिससे बीजाणुद्भिद संलग्न होता है। सर्वाधिक आश्रित युग्मकोद्भिद अवस्था एंजियोस्पर्म में दिखाई देती है। इसके विपरीत ब्रायोफाइटा में युग्मकोद्भिद मुख्य पौधा होता है। इसमें यह अवस्था स्वतंत्र, हरी शाखित और दीर्घकालिक होती है। फ्यूनेरिया में निषेचन के पश्चात स्पोरोफाइट का निर्माण होता है। फ्यूनेरिया में निषेचन के पश्चात स्पोरोफाइट का निर्माण होता है, ठीक है। फ्यूनेरिया में निषेचन के पश्चात किसका निर्माण होता है? स्पोरोफाइट का निर्माण होता है, जिसमें स्पोरोगोनियम, जिसे क्या कहते हैं? स्पोरोगोनियम कहते हैं। तरुण अवस्था में इसके ऊपर एक आवरण होता है जिसे गोपक कहते हैं। तरुण अवस्था में इसके ऊपर एक आवरण होता है जिसे क्या कहते हैं? गोपक कहते हैं। इसके निर्माण स्त्रीधानी के बेंटर भाग में होता है। इसका निर्माण कहाँ होता है? स्त्रीधानी के बेंटर भाग में होता है। अतः गोपक एक अगुणित संरचना होती है, जबकि स्पोरोफाइट की अन्य संरचनाएं जैसे फूट सीटा कैप्सूल दुगुणित होती है। फूट सीटा कैप्सूल कैसे होते हैं? दुगुणित होते हैं। मांस की परलिल प्रवस्था, मांस की जो परलिल प्रवस्था होती है उसमें लैंगिक जनन उपस्थित होता है, ठीक। उसके बाद इधर आ जाते हैं, देखिए 21 पॉइंट नंबर है ब्रायोफाइटा। 50 पॉइंट है और आपको पढ़ना है ब्रायोफाइटा में से। मैं भरोसे से कह सकता हूं कि जो 2 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे इस 50 पॉइंट में से पक्का आपको मिल जाएगा, ऐसा मुझे भरोसा है, ठीक है। तो आप अपने मित्रों को भी अगर चाहें तो जरूर शेयर करिए, अपने भाई बहन इष्ट मित्र को जरूर शेयर करिए ताकि वो भी पढ़ सकें। जिसको याद रहेगा वो नंबर पाएगा, जिसको याद नहीं रहेगा वो पछताएगा। तो ये सीधी सी बात है, तो आप उनको शेयर करिए, घबराइए मत। अच्छा, कुछ लोग ये सोचते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि यार शेयर कर दूंगा तो वो भी पढ़ लेगा तो नुकसान होगा। ऐसा मत करिए, ठीक है। सभी मित्रों के लिए शेयर करिए। जो लोग याद रखेंगे उनको लाभ मिलेगा, जो लोग याद नहीं कर पाएंगे उनके लिए नुकसान होगा, ठीक है। तो जरूर शेयर किया करिए। मेरे चक्कर में भी करिए, अपने चक्कर में करिए, अपने दोस्त को लाभ पहुंचाने के लिए भी करिए। इसका आपको बेनिफिट मिलेगा, उसका पुण्य मिलता है, और जब पुण्य आपको मिलेगा तो आप अपने कम समय में ज़्यादा लाभ की चीज़ें अर्जित कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गई बिजनेस की बातें बस, लेकिन शेयर जरूर कर दीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ब्रायोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा पौधों के बीज निर्माण नहीं होता है, ठीक है। ब्रायोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा में बीज निर्माण की अवस्था नहीं होती, या बीज निर्माण नहीं होता, तथा दोनों में ही स्त्रीधानी मादा जननांग के रूप में पाया जाता है। दोनों में प्रायः स्वतंत्र व स्वपोषी युग्मकोद्भिद भी होते हैं, परंतु ब्रायोफाइटा संवहन ऊतक जाइलम व फ्लोएम नहीं पाए जाते हैं, जबकि टेरिडोफाइटा में पाए जाते हैं। मांस कैप्सूल का स्फुटन अपरकुलम के फटने से होता है। परिपक्व होने पर अपरकुलम बाहर आ जाता है तथा फट जाता है। इस प्रकार पेरिस्टोमियम दांत दिखाई देने लगते हैं और बीजाणुओं का विसर्जन हो जाता है। एपोफाइसिस मांस में पाया जाता है और कैप्सूल का भाग होता है। मांस में कैप्सूल अत्यधिक विकसित होता है तथा इससे एपोफाइसिस, थीका और अपरकुलम तथा पेरिस्टोम भाग होते हैं। बाग मांस, कौन सा? बाग मांस पीट मांस या स्फैग्नम को कहा जाता है। इसे सत्यमांस भी कहा जाता है। यह ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है। इसकी जीवित तथा मृत दोनों प्रकार की कोशिकाएं जल अवशोषित करने की क्षमता रखती हैं। यह अपने शुष्क भार का 25 गुना तक अधिक जल अवशोषित कर सकता है। रेंडियर मांस अर्थात क्लेडोनिया रेंजीफेरेना सैक के अंतर्गत आता है। क्लब मांस लाइकोपोडियम को स्पाइक तथा स्पाइक मांस किसे कहा जाता है, स्पाइक मांस यहाँ पाएगा ना, स्पाइक मांस सिलेजनेला को कहते हैं, जो टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आता है। फिर से देख लीजिए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसमें कई मासेस के बारे में बताया गया है। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे देखिए
कह रहा है कि बाघ मास, पीट मास या स्फैग्नम को सत्य मास कहा जाता है। ठीक, ये सब ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। इसकी जीवित तथा मृत दोनों प्रकार की कोशिकाएं जल अवशोषित करने की क्षमता रखती हैं तथा अपने शुष्क भार का 25 गुना तक भार अवशोषित जल कर सकती हैं। रेंडियर मास तथा क्लेडोनिया रेंजीफेरेना सैक के अंतर्गत आते हैं। सैक मतलब लाइकेन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। क्लब मास लाइकोपोडियम को तथा स्पाइक मास किसे कहते हैं? स्पाइक मास सिलेजनेला को कहा जाता है और ये दोनों टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। तो ये हो गए आपके पूरा डिस्क्रिप्शन। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट है। एक प्रश्न हो सकता है, उम्मीद है कि आपको 24 नंबर से मिल जाए। ब्रायोफाइटा में सबसे सरल बीजाणुद्भिद रिक्सिया में पाया जाता है। रिक्सिया के बीजाणुद्भिद में सिर्फ संपुटिका पाया जाता है, जबकि पात तथा सीटा अनुपस्थित होता है। फ्यूनेरिया का स्पोरोफाइट 3 भागों में बटा होता है, फूट, सीटा और कैप्सूल। कैप्सूल के 3 अंग होते हैं, एपोफाइसिस, थीका और अपर्कुलम पाया जाता है। कैप्सूल का थीका अंग जनन अंग कहलाता है, जिसके अंदर स्पोर सैक का निर्माण होता है। एंडोथीसियम में स्पोर सैक तथा बीजाणु कोष्ठ बनते हैं। स्पोर सैक से इलेक्ट्रों का पूर्ण अभाव होता है। कार्ड मास किसे कहा जाता है? कार्ड मास फ्यूनेरिया का सामान्य नाम है। ये साधारण बहुकोश की स्वपोषी छाया में उगने वाले जलस्थलीय पौधे होते हैं। फ्यूनेरिया के तने के आधार से बहुत पतले तंतु निकलकर भूमि में प्रवेश करते हैं, जिन्हें मूलाभ कहते हैं। ये शाखित और बहुकोशिकीय होते हैं। इनका कार्य जड़ के समान होता है। पायरिनॉइड सहित क्लोरोप्लास्ट एंथोसिरास थैलस की कोशिकाओं की विशेषता है। पायरिनॉइड में स्टार्च का संग्रह होता है। पायरिनॉइड में किसका संग्रह होता है? स्टार्च का संग्रह होता है। स्यूडो इलेक्टर एंथोसिरास में पाए जाते हैं। ये पूर्ण विकसित बीजाणुद्भिद से बनते हैं। ये बहुकोशिकीय होते हैं। इलेक्टर में स्थूलन पट्टिकाओं का अभाव होने के कारण इसे स्यूडो इलेक्टर कहते हैं। ब्रायोफाइटा के कुछ कैप्सूल में पाया जाने वाला सेंट्रल स्टेराइल टिश्यू कालुमेला होता है। यह कैप्सूल के थीका भाग से संबंधित होता है। यह स्पोर का जल और खनिज उपलब्ध कराता है। फ्यूनेरिया के जीवन चक्र में प्रोटोनीमा विकसित होता है। मांस अर्थात फ्यूनेरिया में बीजाणु अंकुरित होकर के शैवाल की तरह तंतुवत संरचना बनाते हैं, जिसे प्रोटोनीमा कहा जाता है। प्रोटोनीमा के विकास के फलस्वरूप ही मांस का युग्मकोद्भिद बनता है। एंथोसिरास नामक ब्रायोफाइटा में स्पोरोफाइट का वर्धन असीमित होता है, जिसमें सीटा भाग मेरिस्टोमिक होता है तथा यह ऊतक असीमित वृद्धि करता है। फ्यूनेरिया और रिक्सिया में मादा प्रजनन अंग आर्चिगोनिया होता है। आर्चिगोनिया ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा तथा जिम्नोस्पर्म पौधे में पाए जाते हैं। आर्चिगोनियोफोर कहलाते हैं। ठीक, शाखा होती है जिस पर आर्चिगोनिया लगते हैं। फ्यूनेरिया के जीवन चक्र में प्रोटोनीमा पाया जाता है तथा यह इसका मुख्य पौधा होता है, जिसे तरुण अवस्था में प्रोटोनीमा तथा वयस्क अवस्था में गैमिटोफोर कहते हैं। रिटार्ड कोशिकाएं स्फैग्नम में पाई जाती हैं। मध्यकालीन रासायनिक बोतल सदृश संरचनाएं होने के कारण इन्हें रिटार्ड कहा जाता है। ये कोशिकाएं स्फैग्नम की बहुत सी जातियों के बलकुट स्तर में पाई जाती हैं, परंतु चारों तरफ की बलकुट कोशिकाओं से ज़्यादा बढ़ी हुई होती हैं। कुकसोनिया एक आदितम स्थलीय पौधा है, जिसमें जीवाश्म सेल्यूरियन पीरियड की चट्टानों से प्राप्त होते हैं। एम्फीथीसियम से बीजाणुजन ऊतक का उद्भव एंथोसिरास में होता है। बीजाणुजन कोशिकाओं से आर्चिस्पोरियम का निर्माण होता है। याद रखिएगा, बीजाणुजन से यानी स्पोरोजन से किसका निर्माण होता है? आपका आर्चिस्पोरियम का निर्माण होता है। बीजाणुओं के गठन के बिना ही बीजाणुद्भिद से युग्मकोद्भिद के विकास की अपबीजाणुकता कहते हैं। मार्केंसिया में स्पोर मदर सेल तथा इलेक्टर मदर सेल दोनों दुगुणित होते हैं। ये दोनों संरचनाएं स्पोरोफिटिक पीढ़ी से संबंधित हैं। इसमें इलेक्टर आर्द्रताग्राही होता है और उसके बाद आ जाएंगे तथा बीजाणुओं के विसर्जन में सहायक होता है।
मार्केंसिया में स्पोरोफाइट फूट, सीटा और कैप्सूल में विभाजित होता है। आरंभ में सीटा छोटा होता है, परंतु परिपक्व के समय यह लंबा होकर के पारदर्शी हो जाता है। कैसा हो जाता है? ट्रांसपेरेंट हो जाता है। याद रखिएगा, पारदर्शी हो जाता है। कौन? सीटा। ठीक। बेंटर आर्चिगोनिया का हिस्सा होता है। आर्चिगोनियम फ्लस्क में आकार का अंग होता है। इसका ऊपरी भाग नेक जबकि निचला भाग सैक की तरह फूला होता है। बेंटर कहलाता है। बेंटर में निषेचन की क्रिया होती है। ब्रायोफाइटा प्रकाश संश्लेषी तथा असंवहनी पादप है। इनमें बीजाणु अंकुरित होकर के युग्मकोद्भिद का विकास करते हैं। ब्रायोफाइटा के युग्मक में समसूत्री विभाजन होता है, जिसके दुगुणित भ्रूण विकसित होता है, जो बाद में स्पोरोफाइट का निर्माण करता है। ब्रायोफाइटा के जीवन चक्र में बीजाणुद्भिद तथा युग्मकोद्भिद नामक दो अवस्थाएं पाई जाती हैं, जो संरचनात्मक दृष्टिकोण से भिन्न होती हैं। युग्मकोद्भिद अवस्था स्वतंत्र, हरी शाखित तथा दीर्घकालिक होती है, जबकि बीजाणुद्भिद अवस्था अल्पकालिक तथा युग्मकोद्भिद पर पूर्णतः निर्भर होती। इस प्रकार का बीजाणुद्भिद मुख्य पौधा अर्थात युग्मकोद्भिद से संलग्न होता है। कप सदृश जेमा कप ये भी आप देखिए अभी तक नहीं मिला था। मार्केंसिया के पौधे अर्थात युग्मकोद्भिद पर बिखरे होते हैं। जेमा कप में अगुणित ऊतक के छोटे डिस्क उपस्थित होते हैं, जिसे जेमी कहते हैं। जेमी अलैंगिक जनन जेमी कैसा? जेमा कप क्या है? अलैंगिक जनन वर्धी प्रजनन में सहायक संरचनाएं हैं, जो नए पौधों को जन्म देते हैं। ये प्रत्यक्ष रूप से नए युग्मकोद्भिद को भोजन देते हैं। पेलिया में इलेक्ट्रोफोरा आधारी होते हैं। फ्यूनेरिया में बीजाणुद्भिद के प्रच्छद, ढक्कन, पेरिस्टोमी, दांत और बलय की उपस्थिति मुख्य लक्षण है। फ्यूनेरिया वास्तविक मांस होता है, जिसका स्पोरोफाइट अत्यधिक विकसित होता है। एंथोसिरास में युग्मकोद्भिद से अंतराकोश की श्लेष्मी गुहाओं में नीलहरी शैवाल पाए जाते हैं, जैसे नास्टाक। ये शैवाल यहाँ के नाइट्रोजनी स्थिरीकरण में का कार्य करते हैं। मांस और फर्न में बहुकोशिकीय भ्रूण का विकास स्त्रीधानी में होता है। मादा युग्मकोद्भिद अर्थात मादा जनन अंग को स्त्रीधानी कहते हैं। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा तथा जिम्नोस्पर्म में इसकी उपस्थिति एक समान लक्षण प्रदर्शित करती हैं। इस प्रकार से आपका यह चैप्टर ब्रायोफाइटा कंप्लीट होता। अगर ईश्वर खुश रहे और सभी चीज़ें ठीक ठाक रहीं तो आपको ब्रायोफाइटा से आने वाला जो 2 प्रश्न आपका या 1 प्रश्न जो ब्रायोफाइटा से पूछा जाएगा, मैं भरोसे से कह सकता हूँ किसी 50 प्रश्नों में से आपको मिल जाएगा। 1 या 2 प्रश्न ब्रायोफाइटा से ही पूछा जाएगा, और उसमें से आपको ये दोनों में से दोनों प्रश्न मुझे पूरा भरोसा है कि आपको यहाँ से मिल जाएगा, इन्हीं 50 पॉइंट में से। तो आप पढ़िए, मनन करिए, याद करिए। प्रिंट आउट निकलवाना चाहें तो प्रिंट आउट निकलवाइए। जो आपकी इच्छा हो आप इसे करिए, अपने पास कलेक्शन रखिए। याद रखिए, टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे भी मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप नंबर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, मित्रों को शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी और क्लास में, किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।